भारत माता की। भारत माता की। जय जवान। जय जवान। ई रूपी प्रणाली के शुभारंभ एवं कृषि नीतियों के लॉन्चिंग के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के कृषि मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे कृषि सचिव श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी, अभी हमारे बहुत इन विभागों को और गति देने के लिए, इनके संचालन में जिनका योगदान होगा, ऐसे श्री महेश्वर सिंह मेहरा जी, उपाध्यक्ष चाय विकास सलाहकार परिषद, भूपेश उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जैविक कृषि, बलवीर सिंह गुनियाल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति, प्रताप सिंह पवार जी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, भुवन विक्रम डबराल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी समिति, महानिदेशक कृषि उद्यान श्री रणबीर सिंह चौहान जी, गौरव जी एवं राज्य के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी हमारे कृषक भाई बहन, अन्य अधिकारीगण, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री प्रताप जी, रावत जी और सभी उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी किसान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पधारने पर मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और बड़े जिन्होंने आज कुछ हमारे प्रमुख किसान भाइयों ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे श्री शेर सिंह जी बागेश्वर से, यतीन सिंघल जी उधम सिंह नगर से, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में, शेर सिंह जी ने कृषि कीवी के बारे में, सेब के बारे में, कमलेश महतोलिया जी ने और सुंदर कुमार जी ने हरिद्वार में ई रूपी के लिए जिसका आज लॉन्च हुआ है यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद किया है। श्री कृष्ण भंडारी ने मिलेट अल्मोड़ा से आकर उसका धन्यवाद किया है। आज के इस अवसर पर सच में आप सबके बीच में आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्रगतिशील किसान जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाकर, नई तकनीकियों को अपनाकर, लगातार अनुसंधान करते हुए और कृषि के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, उनको अपना रहे हैं और हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपने साथ साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर जब हम आज अन्नदाताओं को समर्पित आधुनिक तकनीक से युक्त ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ करने के साथ ही औद्यानिकी एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों की भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश के अंदर डीबीटी के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को अन्य क्षेत्रों में देना प्रारंभ किया,
तो अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। 1 रुपये की भी उसमें कटौती नहीं होती है। और देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपया लाभार्थी को भेजा जाता था, जरूरतमंद को भेजा जाता था, तो वो 100 रुपये में से 85 रुपया बीच में बिचौलियों और कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। देश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसी नवाचार को, उसी नए काम को राज्य के अंदर भी अपनाया जा रहा है। ये ई वाउचर SMS और QR कोड के रूप में किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जैसा अभी यहाँ से श्री गौरव कुमार जी ने बड़े विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से वो किसान अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं के पास जाकर खाद, बीज, दवा सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके इसका लाभ उठा सकेंगे। भाइयों बहनों, जब मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया गया तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इस नई प्रणाली का लाभ मिलेगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी और कितने प्रभावी ढंग से हमारे किसान भाई उसको समझ पाएंगे और कितना हमारे विभाग के लोग उनको समझा पाएंगे। क्या हमारे किसान भाई बहन इसे बहुत सहजता से, आसानी से अपना सकेंगे? वैसे आज हमारे किसान पहले से ही अनेक योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो फसल खरीद से जुड़ी सूचनाएं हों या मौसम से जुड़ी जानकारी हो या फिर अनुदान या सब्सिडी से संबंधित कोई संदेश हो। फिर भी मैं इस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुँचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत रूप से, क्रमवार रूप से नए लोगों को भी, जैसे हम नवाचार को अपना रहे हैं, विभाग का भी काम होना चाहिए कि नए लोगों को भी जो है इस नवाचार को हम पहुंचाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचे, हमारे अनुसंधान पहुंचे, हमारी खोजें पहुंचे, कृषि की हमारी नीतियां पहुंचे। उसके लिए जरूर आप व्यवस्था करें। इसके लिए गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और प्रशिक्षण के साथ साथ हम अन्य जो नवाचार हम करने वाले हैं या किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च संभावना वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट नीति की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं सेब की तुड़ाई के बाद भंडारण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हेतु सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना का भी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों की जो जलवायु है और भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कीवी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल हैं। अभी जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है, और जितनी भी हमारे राज्य ने योजनाएं, जितने प्रस्ताव उनके समक्ष रखे, उन्होंने 100% सभी जो हमारे सुझाव थे, जो हमारे ज़रूरतें थी, उन सभी पर स्वीकृति प्रदान की है। मैं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत हमारे कृषक भाइयों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज बाजार में कीवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने राज्य में कीवी नीति लागू की है। कीवी को हमने एक मिशन के रूप में लिया है और बड़ा अच्छा था। अभी बीच में हमारे वहाँ बागेश्वर के लीती और सामा क्षेत्र से कीवी भी लेकर आए थे मेरे लिए, तो उनको आप सब भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कीवी, मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छी कीवियों में से एक अच्छा उत्पादन की संभावनाएं हैं तो वो क्षेत्र भी हमारा जो है, उस क्षेत्र में हमारे देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होगा, वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसी नीति के अंतर्गत आगामी 6 वर्षों में हम कई करोड़ रुपए की लागत से राज्य की जो 3500 हेक्टेयर भूमि है, इस पर कीवी उत्पादन को हम प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये हमारी आगे के कार्यक्रमों में शामिल है। इस योजना से जहां एक और लगभग 9000 किसान भाई बहनों को सीधे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिलने वाला है, वहीं राज्य में 14000 मीट्रिक टन वार्षिक कीवी उत्पादन भी हो सकेगा। एक रिकॉर्ड कीवी का उत्पादन हमारे यहाँ होगा। इसी प्रकार भाइयों बहनों, ड्रैगन फ्रूट ये भी पोषक तत्वों से भरपूर है, और आजकल बहुत सारी जगह पर डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट को लीजिए, जो कई प्रकार के आपके शरीर में होने वाली ज़रूरतों को पूरा करता है। और हमारे राज्य के मैदानी एवं भावर क्षेत्र में इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। पोषण में लाभकारी होने के साथ साथ औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग आज वैश्विक बाजार में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसलिए हमने राज्य में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 3 वर्षों में 228 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है, जिसके द्वारा छोटे और मध्यम किसानों को लाभ देने के साथ ही राज्य में लगभग 350 मीट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट उत्पादन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, आज हमने राज्य में सेब की खेती को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी 144.55 करोड़ रुपए की लागत से सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना भी प्रारंभ की है। इस योजना द्वारा हमारी सरकार का प्रयास है कि 2030-31 तक राज्य में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अति सघन सेब बागवानी से आच्छादित किया जाए। और इसके लिए हम लोग अब चूंकि पहले हमको इसके पौधों को बाहर से लाना पड़ता था, अब हम पौधों का उत्पादन भी यहीं पर करने वाले हैं। इस नीति पर भी हम काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 22 सीए स्टोरेज इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे सेबों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सकेगा। जैसा गणेश जोशी जी ने बताया कि किसान भाई के घर पर गए थे तो अपने घर में पूरी तरह से उन्होंने सेब को रखा हुआ था। इस प्रकार की जो चुनौतियाँ, इस प्रकार की समस्याएं, उनको भविष्य में अपने उत्पादन के बाद उसका सामना न करना पड़े, हम उसके लिए नीति बना रहे हैं। और
उनके जहाँ फल भी ताज़ा रखेंगे, सेब ताज़े होंगे, वहीं किसानों को उनका बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। इसके साथ ही 1000 मीट्रिक टन उत्पादक क्षेत्र में एक सॉर्टिंग ग्राइंडिंग इकाई लगाई जाएगी, जिससे फल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण भी संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कृषकों को 50% और कृषक समूह को 70% तक का अनुदान भी प्रदान किया जा सकेगा। पहले कीवी में हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को रखा था, तो ऐसे भी सुझाव आए थे कि इसको 50% कर दिया जाए, फिर मुझे ही अधिकृत कर दिया। तो हमने कहा कि अधिकतम 70% जो है, इस पर जो है हम जो है अनुदान की हम प्रावधान करेंगे और 70% का सरकार इस पर प्रावधान करेगी। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ होने वाले मड़वा, झंगोरा, कौड़ी जैसे परंपरागत मोटे अनाज न केवल ये अन्न का स्रोत हैं, बल्कि हमारे पोषण और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक हैं। अभी जैसा कृष्ण भंडारी ने बताया कि जो है उनकी आमा बताती थी, आमा कहते हैं ना वो आमा कहते हैं। और मैंने तो खुद ही देखा है, गांव में गेहूं की रोटी पवार जी, अगर लड़का एक होता था तो केवल लड़के को ही खिलाई जाती थी, बाकी सबको मड़वे का जो है या तो रोटी या मड़वे का फाड़ा खिलाया जाता था। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है। इसलिए सच में अब ये मड़वा जो है ये अब गरीबों का भोजन नहीं रहा, क्योंकि गरीबों तक तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना फाइब्रस है, इतना जो ग्लूकोज उस प्रकार का जो शुगर को बढ़ाता है, अन्य चीज़ों को बढ़ाता है, उससे सबसे मुक्त होता है। अपने आप में कई प्रकार के जो है फायदे आज मड़वा के और हमारे झंगोरा के इस प्रकार के अनाजों से हमको प्राप्त होते हैं। ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के भी प्रतीक हैं। हमारी राज्य सरकार मोटे अनाज के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए लागत की नई मिलेट नीति का भी शुभारंभ करने जा रही है। भविष्य में जल्दी ही ये नई मिलेट नीति भी शुभारंभ करेंगे। इस नीति के अंतर्गत 2030-31 तक 2 चरणों में 68 विकासखंडों में कुल 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेट उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। यही नहीं, हम मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान करेंगे। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये और अन्य विधियों से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मिलेट उत्पाद की खरीद पर किसानों को 300 रुपये प्रति कुंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि पहाड़ों में कृषि और रोजगार के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हों, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके, बल्कि पलायन जैसी जो गंभीर समस्या है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हम किसान भाइयों को हर दृष्टि से आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर संभव हमारा प्रयास है कि आज हमारा राज्य देश के उन चुनिंदा राज्यों में आ गया है जो किसी भी क्षेत्र में जब देश के राज्यों की गिनती होती है तो उसमें हमारा स्थान भी कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, 5 तक में आता है। आप देखिए अभी कि भारत सरकार के नीति आयोग की 2024 की रैंकिंग में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की रैंकिंग में हमारा राज्य का स्थान पहला है। पहले स्थान पर हमारा राज्य आया है। हमने ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में हुआ करते थे, वहीं अब हम
अब लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवा बहुत कम साधन होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नवाचार कर रहे हैं, नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं और हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। 1000 स्टार्टअप बनाने का हमने लक्ष्य रखा है आने वाले वर्षों में। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आज आप सबके साथ यहाँ पर संवाद हो रहा है, मिलना हो रहा है, इसी प्रकार से हमने अभी 2 दिन पहले महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ किया था। उससे पहले हमने होम स्टे के साथ किया था। होम स्टे चलाने वाले पूरे प्रदेश के हमारे सभी भाई बहन यहाँ आए थे। अभी हमने स्टार्टअप करने वाले सभी राज्य के प्रमुख हमारे जो लोग हैं उनके साथ बैठक करी थी। ऐसे हमने संवाद का क्रम निरंतरता से बनाकर उनके सुझाव लेकर राज्य के विकास में उनके सुझाव को नीतियों में शामिल करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार आपने देखा होगा बेरोजगारी दर हमने 4.4% की इसमें कमी हमारे राज्य में आई है और रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है। सरकारी नौकरियों में आप सबको पता होगा कि नियुक्तियों के विज्ञापन निकलते थे, नियुक्तियों के परीक्षाएं होती थी और परीक्षाओं के बाद परीक्षाएं कैंसिल हो जाती थी। आए दिन नकल, आए दिन पेपर लीक, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। भाइयों बहनों, हमने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया, पूरी तरह से रोक लगाई और भ्रष्टाचार के मामले में, नकल के मामले में 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। पूरी तरह से नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया। उसके लिए हमको कुछ पे भी करना पड़ा। कुछ लोग छात्रों को भी उन्होंने बरगलाने का प्रयास किया, युवाओं को बरगलाने का, उनको आंदोलन करवाने का। लेकिन धीरे धीरे जब नकल अध्यादेश आया, और नकल अध्यादेश केवल राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे कड़ा नकल का कानून हमारे राज्य में बना, उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 3.5 सालों में 23,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में, किसी भी नियुक्ति में कोई नकल का मामला नहीं आया है, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है, कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया है, कोई न्यायालय में नहीं गया है। 21-22 सालों में राज्य स्थापना के बाद मात्र 12-13 हजार नियुक्तियां हुई थी और 3.5 सालों में 23,000 नियुक्तियां अभी तक हम संपन्न कर चुके हैं और ये क्रम अनवरत रूप से हमारा जारी रहने वाला है। हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। राज्य के डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी हम कड़ाई से काम कर रहे हैं। हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। हमने राज्य के अंदर सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की है और सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि जिन लोगों ने गलत तरीके से यहाँ राशन कार्ड बना लिए हैं, गलत तरीके से आधार कार्ड बना लिया है, गलत तरीके से बिजली का बिल लगा लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए और जिन लोगों ने ये काम किया है उनकी भी जांच की जाएगी। ये काम रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का दीमक धीरे धीरे पूरे तंत्र को खोखला करता है। भाइयों बहनों, ये हमारा संकल्प है कि हम राज्य को पूरी तरह से पारदर्शिता युक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। पिछले 3 सालों में 200 से भी ज्यादा लोग, जो हमारी विजिलेंस उत्तराखंड सरकार की, जिसका 1064 ये टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी शिकायत करेगा, शिकायत करने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी, बताया नहीं जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ जो है कहीं पर कोई घूस मांगता हो, कोई काम करने में कोई आनाकानी करता हो, किसी प्रकार की भी भ्रष्टाचार की मांग करता हो, किसी प्रकार की घूस की मांग करता हो। क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चाहते हैं, साफ बनाना चाहते हैं। कहीं पर भी जो है हमारा तंत्र एकदम ऑटो मोड में चलना चाहिए, कहीं सिफारिश की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए सामान्य काम करवाने के लिए। इस प्रकार से हम अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पहलगाम में हुई घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और बड़ा कायराना 22 अप्रैल को जो हमारे निर्दोष
पर्यटक वहां गए थे, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं ने जो अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम और सटीक रणनीति से उन आतंकवादियों के, अलगाववादियों के उन 9 आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। 4 दिन तक जो भारत की सेना ने जो ताबड़तोड़ हमले किए, उसके कारण पाकिस्तान पूरी तरह से जो है त्राहिमाम मच गई पाकिस्तान के अंदर, और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उसने जो है हमारे देश के डीजीएमओ को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं गणेश जी, उनको फोन किया वहां से, और फोन करके अनुनय विनय करी कि आप युद्ध रोक दीजिए। और भाइयों बहनों, उनके अनुनय विनय के कारण से युद्ध रोका गया। और आज का भारत पूरी तरह से स्वदेशी युक्त हथियारों से युक्त है। भारत में बनाई गई मिसाइलें उनके उन सटीक जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नष्ट करने में काम आई। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। हम आज इस अवसर पर सेना के हमारे जवानों का, हमारे सशस्त्र बलों का, उनका भी मैं आज आप सबके माध्यम से उनको भी नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस बार जो सेना ने जिस प्रकार से कार्रवाई करी, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है आगे के लिए कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी अच्छी तरीके से करता है। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से। तो मैं आज इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं, जैसा हमारे यहाँ अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे कि फ्लावर की एक दुकान होती थी और अब कई दुकानें हो गई हैं, और हमने इसी को ध्यान में रखते हुए पॉली हाउस बनाने का भी संकल्प लिया है। पॉली हाउस का एक लक्ष्य रखा है, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पॉली हाउस जगह जगह पर बनाए जाएंगे, हमारी नीति में शामिल है। और आने वाले समय में हम फ्लावर पॉलिसी भी बहुत जल्द बनाई जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और मधु उत्पादन इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, और हमारे यहाँ का शुद्ध शहद आज उसकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मैं यही मुख्य सेवक सदन के बगल में यहाँ पर सामने जो है लगभग 24 जो वो थे डिब्बे काहे के मधुमक्खियों के यहाँ रखे हुए थे, और आपको आश्चर्य होगा कि 2 महीने में वहाँ पर जो है 2.5 कुंटल के करीब शहद निकला है 3 बार में। अब थोड़ा उनको आगे बढ़ा दिया, कहीं यहाँ से आगे ले गए हैं, उधर विकास नगर की तरफ को कहीं चले गए हैं वो सारे, फिर आएंगे मौसम के हिसाब से। तो इसकी भी हमारे यहाँ एक बहुत संभावनाएं हैं। फल फूल हमारे यहाँ पर 12 महीने कुछ न कुछ होता रहता है, तो इसलिए आने वाले समय में जल्दी ही जो है हनी पॉलिसी बनाई जाएगी, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। और जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए घेर बाड़ के लिए हमने कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार से भी अनुरोध किया है, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि वो इसमें हमको मदद करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जो भावी नीतियां हमने आज यहाँ पर लॉन्च की हैं, ये सभी उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने की दिशा में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी किसान भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आप सबके पधारने पर आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।